जय हिंद साथियों हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फाउंडेशन, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो साथियों, आप सभी को इस बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। तो साथियों, इससे पहले हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। कोशिका के अंग पढ़े थे अपन ने। आज हम पढ़ेंगे कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो चलो साथियों, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमको पढ़ना कि कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। अब अपन इनको विच्छेद करके पढ़ते हैं कि इनकी प्रो मान क्या होता है और कैरियोटिक मतलब क्या होता है। तो इनकी प्रो मतलब होता है इनकी प्रिमिटिव बोले तो प्राचीन या आदिम। तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रोमेटिव। यानी कि प्रीमेटिव होता है, प्राचीन या आदिम होता है। और कैरियोटिक मतलब क्या होता है? तो कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। यानी कि केंद्रक या न्यूक्लियस। तो यानी कि न्यूक्लियस केंद्रक, यानी कि कैरियोटिक मतलब क्या होता है? यानी कि न्यूक्लियस केंद्रक। तो यहाँ से अपन को क्या पता चला कि ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है, तो इनकी प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो प्रो मतलब प्राचीन या पहले से या आदिम, और इनकी कैरियोटिक मतलब इनकी केंद्रक। तो इनकी ऐसी कोशिका जिनमें पहले से ही केंद्रक पाया जाता है। और एक होता है यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, तो उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है? आदिम बोले तो बहुत, यानी कि क्या होता है? ये यानी कि अच्छे से विकसित नहीं होता है। क्या होता है साथियों? यानी कि अच्छे से विकसित नहीं होता। केंद्रक तो पाया जाता है, तो प्राचीन या आदिम का मतलब होता है ये, इसमें केंद्रक तो पाया जाएगा लेकिन जो विकसित नहीं होगा, अविकसित होगा। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, तो यू का मतलब होता है यानी कि ट्रू, यानी कि वास्तविक। ट्रू यानी कि वास्तविक। यूकैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक। तो यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें यानी कि जो वास्तविक को यानी कि केंद्रक पाया जाता है, जिनमें केंद्रक उपस्थित होता उन्हें, यानी कि केंद्रक उपस्थित होता उन्हें अपन यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में और मुख्य अंतर क्या है। तो इसमें बात करते हैं कि केंद्रक कला उपस्थित होती है। तो इनके जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, और जो यूकैरियोटिक कोशिका हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। वो केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, तो वो झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो केंद्रक कला है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहिए। तो यानी कि इसके जो केंद्रक के ऊपर केंद्रका झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है और उस केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली होती है। वो झिल्ली को अपन कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो इसमें पाई जाती है। किसमें? यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो की एक यानी कि इनमैच्योर, यानी कि इमेच्योर कोशिका होती है, इमेच्योर सेल होती है। जबकि जो यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो मैच्योर सेल होती है, परिपक्व कोशिका होती है। तो इसे अपन क्या कहते हैं? तो यानी कि जो होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो एक अविकसित कोशिका होती है। जबकि जो यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो एक विकसित कोशिका होती है।
अब इसके और भी कई मुख्य उदाहरण है, जैसे कि बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की कि कौन कौन सी इनकी एग्जाम्पल है जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और कौन कौन सी हैं जिनमें इनकी यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो इनकी अपन ने देख लिया कि ऐसे जीव जिनमें इनकी केंद्रक, ऐसी कोशिका है जिनमें केंद्रक तो पाया जाता है लेकिन उनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं रहती है, तो उन्हें अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जबकि अपन ने पढ़ा यूकेरियोटिक कोशिका में कि वैसी कोशिका जिनमें केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली होती है वो भी पाई जाती है, तो वो कहलाती है यूकेरियोटिक कोशिका। अब अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के, यानी कि जो जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है ऐसे जीव के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर होता है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को अपन बोलते हैं ब्लू एल्गी, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ब्लू एल्गी ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो इसे अपन ने क्या देखा, नीलहरित शैवाल यानी कि और जीवाणु, इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होती हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो नीलहरित शैवाल है ना, नीलहरित शैवाल को अपन यानी कि साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो जहाँ पर बैक्टीरिया शब्द आएगा या जीवाणु आएगा तो उसमें कौन सी कोशिका होंगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी नीलहरित शैवाल होता है, उसमें यानी कि इसे अपन यानी कि साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया आ गया तो इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो उसमें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। आगे बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। जो यूकेरियोटिक कोशिका वे कोशिका होती हैं जिनमें केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक के साथ साथ उसके ऊपर झिल्ली भी पाई जाती है, तो यूकेरियोटिक कोशिका में आती है। यूकेरियोटिक कोशिका जो कि एक विकसित कोशिका होती है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल जो जंतु कोशिका होती है, तो जंतु कोशिका की जो कोशिका होती है ना, उन सभी में यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका होती हैं। अब बात करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन सेल, जिसमें मानव कोशिका भी सम्मिलित है। तो हम भी किस में आते हैं, तो साथियों हम भी यूकेरियोटिक कोशिका में आते हैं। तो जो जंतु एनिमल किंगडम है ना, तो एनिमल किंगडम में यानी कि जो मानव है ना, मानव को भी यानी कि रखा जाता है। तो यानी कि एनिमल सेल है ना, तो कोशिका जो जंतु कोशिका है ना, तो जंतु कोशिका में कौन सी सेल पाई जाएगी, यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। हम सब में भी क्या पाई जाएगी, तो यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि प्लांट सेल जो पादप कोशिका होते हैं ना, तो पादप कोशिका में भी क्या पाई जाती है, तो पादप कोशिका में भी यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और इनकी जो प्रोटोजोआ होता है, फंगी होता है, ये सभी किसमें होता है, तो इन सभी में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जो प्रोटोजोआ है ना, तो प्रोटोजोआ एक संघ होता है जिसे अपन बोलते हैं क्या किंगडम बोलते हैं, और इनकी कवक भी एक किंगडम होता है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है जैसे कि यूग्लिना हो गया, अमीबा होगा, पैरामीशियम हो गया, ये सभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। और फंगस भी एक इनकी किंगडम होता है जो कि अपन प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल अपन को याद हो चुके हैं कौन कौन से होते हैं। बैक्टीरिया के जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सभी में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, और जितने भी जो नीलहरित शैवाल होती हैं उन सभी में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो जो नीलहरित शैवाल उसको अपन साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में भी इनकी प्रोकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होती है। अब अपन बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका ये विकसित कोशिका होती है। ये एनिमल सेल बोले तो जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। जंतु के अंतर्गत हम भी मानव भी शामिल होते हैं, तो मानव की जो कोशिका होती है वो भी यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका होती है। अब बात करते हैं जो प्लांट बोले तो
पादप कोशिका पेड़ पौधे की कोशिकाएं होती हैं वो भी यानी कि यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका होती हैं। प्रोटोजोआ संघ होता है, प्रोटोजोआ होता है, उसमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिका, फंगी बोले तो कवक, इसमें भी क्या होता है यूकेरियोटिक कोशिका होती है। आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कुछ और भी अंतर हैं। जैसे कि बात करें कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल। तो यहाँ पे क्या है यूकेरियोटिक सेल, यहाँ पे क्या है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला पाया जाता है, इनकी फ्लैजेला पाया जाता है, इनकी न्यूक्लियोइड पाया जाता है, इनकी फाइलम पाया जाता है, फाइलस, और इसमें क्या होता है सेल बॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो इनकी जो अपन को जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका को अपन जूम करते हैं, फिर अपन यहाँ पे देखते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, तो साथियों इसके ऊपर आपको एक बाल जैसी संरचना आपको दिख रही होगी छोटी छोटी। तो इस बाल को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, इनकी फाइलम कहते हैं, फाइलस कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों। तो इनकी अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक पूंछ की समान क्या दिख रही होगी, तो इनकी पूंछ की समान दिख रही होगी, तो उस पूंछ को अपन कहते हैं फाइलस कहते हैं। इनकी फ्लेजला कहते हैं, फ्लेजला कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, फ्लेजला कहते हैं। और इसके ऊपर एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जिसे अपन सेल वॉल कहते हैं। अब अपन बात करते हैं क्या साथियों, तो अब अपन बात करते हैं जो यूकेरियोटिक कोशिका है ना, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या पाए जाते हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो अपन ने पढ़ लिए, जो अपन ने इससे पहले की जितनी भी क्लास पढ़ी उन सभी में अपन ने जो यूकेरियोटिक कोशिका ही पढ़े, उसमें अपन ने सभी कोशिका के अंगों को पढ़ लिया है। जैसे कि लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है, गोल्जी अपेरेंटिस बोले तो गोल्जी बॉडी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होती है, राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये सभी अपन ने पिछली जो क्लास हैं उनमें देख ली हैं। अब अपन बात करते हैं, इसमें अपन देखते हैं क्या, इसमें अपन देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या मुख्य पाया जाता है। जैसे कि इसमें इनकी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका में भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। दोनों में साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है, किसमें साथियों, तो दोनों में साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें भी साइटोप्लाज्म है, और यानी कि जो यूकेरियोटिक कोशिका उसमें भी साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म कहते कैसे हैं, तो इनकी जो कोशिका के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, तो उस द्रव्य को अपन क्या कहते हैं, उस द्रव्य को अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें राइबोसोम, इसमें भी प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम उपस्थित होता है, और यूकेरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम उपस्थित होता है। तो दोनों में राइबोसोम उपस्थित होता है, और दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले तो कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, और जो यूकेरियोटिक कोशिका उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, बोले तो कोशिका झिल्ली की प्रेजेंट होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका है ना, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आप बात करते हैं कि इसमें फ्लैजेला पाया जाता है, इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। इसमें यानी कि जो फ्लैश होता है और इसमें इनकी जो पील्स होता है इसमें नहीं पाया जाता। अब आगे बात करते हैं पाइल्स, यानी कि अब बात करते हैं आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकेरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर, यानी कोशिका का प्रकार। जो कोशिका का प्रकार है ना, ये सदैव एक कोश के होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सभी यानी कि सदैव क्या होते हैं, एक कोशिका होती हैं, तो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं।
अब अपन बात करते हैं ये सदैव कैसे होते हैं। तो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तो ये यूकेरियोटिक कोशिका है ना, तो अपन ने जो पहले या दूसरी क्लास पढ़ी थी उसमें अपन ने देखा था कवक के बारे में। कवक कैसे प्रकार की कवक होता है, वो कि बहुकोशिकीय यानी कि जीव है। जबकि जो कवक के अंतर्गत एक आता है ईस्ट या वो ईस्ट को अपन बोलते हैं खमीर, जो कि एक कोश की है। एक कोश की है, उसकी जो कोशिका है वो कौन सी यूकेरियोटिक है, लेकिन वो जीव कौन सा है, तो इनकी जो ईस्ट होता है खमीर होता है वो एक कोश की होता है। तो इनके इसे जो यूकेरियोटिक कोशिका हैं वो एक कोश के भी हो सकते हैं और बहुकोश के भी हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे। तो कोशिका का आकार होता है इसमें 0.2 से लेकर 2 माइक्रोन यानी कि मीटर के बराबर होता है। इसमें 10 से 100 यानी कि माइक्रोन मीटर के बराबर होता है। आगे बात करते हैं कोशिका भित्ति। अपन ने देखा है कि जो पूरे प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें तो कोशिका झिल्ली यानी कि मौजूद होती है, लेकिन इसमें कोशिका झिल्ली यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली मौजूद होती है, इसमें भी होती है। लेकिन एक कोशिका भित्ति है ना, तो कोशिका भित्ति किस में उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति हो भी सकती है। किस में हो सकती है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में, कवक में, ये सभी में क्या होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली यानी कि उपस्थित होती है। जो कि अपन ने जो पहले क्लास पढ़ ली उनमें अपन ने देखा था। तो इनमें जो कोशिका भित्ति है ना, तो कोशिका भित्ति रासायनिक रूप से कैसी होती है, जटिल होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। जबकि इनमें कैसी होती है कोशिका भित्ति, यानी कि सिंपल बोले तो सरल होती है। तो अपन ने देख लिया है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं, ये सभी एक यानी कि ये सदैव एक कोश की ही होती हैं। जबकि एक कोश के भी हो सकते हैं, बहुकोश के जीव भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कोशिका का आकार 0.2 से लेकर 2 माइक्रोन मीटर के बराबर इनका जो आकार होता है 10 माइक्रोन मीटर से लेकर 100 माइक्रोन मीटर के बराबर होता है। कोशिका भित्ति यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उनमें मोस्टली पाया जाता है, सब यानी कि इसमें पाया जा सकता है। लेकिन जो यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका होती है उनमें किसी किसी में पाया जाता है, किसी किसी में नहीं पाया जाता। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, कवक में पाई जाती है। तो इस तरीके से इनमें अंतर होता है। आगे बात करते हैं। आगे है जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। अब बात करते हैं कोशिका का प्रकार। ये तो अपन ने देख लिया कि सदैव एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं केंद्रक की। इनकी अब बात करते हैं इनमें केंद्रक क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनमें केंद्रक होता है, लेकिन वो केंद्रक होता है, उस केंद्रक को केंद्रक न कहकर उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, न्यूक्लियोइड क्षेत्र कहते हैं। तो इनकी अनुपस्थित होता है, इसके बजाय उनके स्थान पर कोशिका में एक न्यूक्लियोइड क्षेत्र होता है। तो अपन ने पहले पे क्या पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर कोशिका झिल्ली नहीं होती है। तो अपन ने पढ़ा था कि केंद्रक होता है, तो लेकिन वो केंद्रक नहीं होता, लेकिन उसका नाम होता है न्यूक्लियोइड क्षेत्र कहते हैं। केंद्रक ना कहकर उसे अपन न्यूक्लियोइड क्षेत्र कहते हैं। जबकि जो यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका होती है ना, तो उसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के ऊपर के कोशिका झिल्ली भी केंद्रक का झिल्ली भी पाई जाती है। आगे बात करते हैं राइबोसोम उपस्थित होता है, आकार में छोटा और आकार में गोल होता है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, राइबोसोम दोनों में उपस्थित होता है, जो अपन ने पहले देख लिया है। इसमें भी उपस्थित होता है, आकार में तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है और यानी कि रेखिक रूप से होता है। इसमें कैसा होता है, राइबोसोम यानी कि रेखिक रूप से होता है। आगे बात करते हैं यानी कि डीएनए व्यवस्था है ना, तो डीएनए इसमें गोलाकार होता है, इसमें रेखाकार होता है, यानी कि लीनियर होता है। तो यानी कि जो डीएनए है ना, तो डीएनए किस तरीके से होता है, तो यानी कि अपना डीएनए होता है वो जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसका यानी कि इस तरीके से संरचना होती है, तो यानी कि रेखाकार होता है। जबकि जो डीएनए है ना, तो इसका डीएनए किस तरीके से होता है, डीएनए इस तरीके से होता है। इसका कैसा होता है, तो इनके डीएनए गोल इनकी गोल होता है।
आगे बात करते हैं आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है। तो अपन ने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट कोशिका में नहीं पाई जाएंगी, जबकि जो यूकैरियोट कोशिका हैं उनमें इनकी एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, ऊर्जा यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करना, ऊर्जा बनाना। अब अपन बात करते हैं कि कोशिका में बनने वाला सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है, तो वो अपन बोलते हैं उसमें यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले बनने वाला जो यानी कि अंग है कोशिका का, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो अपन ने पीछे क्लास में पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य इसमें मौजूद होता है, लेकिन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। बोले तो इसमें कोशिका द्रव्य तो होता है, लेकिन इसमें जो कोशिका के अंग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें उपस्थित होता है, इसमें कोशिका के अंग भी उपस्थित होते हैं। राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से अपन ने जो भी अंग पढ़े हैं वो सभी यूकेरियोट कोशिका के अंग पढ़े हैं। अब अपन बात करते हैं प्लाज्मिड यानी कि प्लाज्मिड के बारे में बात करी जाए, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। प्लाज्मिड के बारे में बात करी जाए तो इसमें उपस्थित होता है, यूकेरियोट कोशिकाओं में बहुत ही कम पाया जाता है, इनमें बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन इसमें उपस्थित होता है। अपन ने क्या क्या पढ़ा है कि प्रोकैरियोट कोशिका, यूकेरियोट कोशिका, प्रोकैरियोट कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है। जबकि कोशिका द्रव्य बात करें तो इसमें मौजूद होता है, लेकिन कोशिका के अंग नहीं होते हैं, इसमें उपस्थित होता है, कोशिका के अंग भी होते हैं। अंतःप्राद्रव्य जालिका बोले तो इनकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होती है, उपस्थित होती है। प्लाज्मिड उपस्थित होता है, इसमें बहुत ही कम पाया जाता है। आगे बात करते हैं प्रोकैरियोट कोशिका, यूकेरियोट कोशिका। तो जो प्रोकैरियोट यूकेरियोट कोशिका है ना, तो इनके इसमें राइबोसोम होता है ना, तो राइबोसोम छोटा राइबोसोम होता है, बड़ा राइबोसोम होता है, जो अपन ने पीछे देख लिया है। लाइसोसोम है ना, तो लाइसोसोम होता है, तो इसमें लाइसोसोम यानी कि लाइसोसोम और सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। तो लाइसोसोम और सेंट्रोसोम है ना, तो लाइसोसोम और सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम मौजूद होता है। अब अपन बात करते हैं कि जो लाइसोसोम होता है ना, तो लाइसोसोम को अपन आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि ये क्या कहता है, कोशिका के जब ये फटता है तो इसके अंदर यानी कि जल फुट के एंजाइम पाया जाता है, जो यानी कि पूरी कोशिका को मार डालता है, इसलिए अपन यानी कि आत्महत्या की थैली कहते हैं, एटम बम भी कहते हैं, इसे अपन सुसाइड पाउच यानी कि बैग भी कहते हैं। जबकि जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। तो इसमें अपन ने क्या देखा है कि जो प्रोकैरियोट कोशिका होते हैं, प्रोकैरियोट कोशिका में ये दोनों अनुपस्थित होते हैं, जबकि ये दोनों उपस्थित होते हैं किसमें, यूकेरियोट कोशिका में। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन। जब इनमें जो सेंट्रोसोम में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो इनमें कोशिका विभाजन यानी कि जो विभाजन है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो कोशिका विभाजन जो किसके आधार पर होता है, द्विआधारी विखंडन के माध्यम से होता है, जो अगर अपन आगे बढ़ेंगे। जबकि इनमें क्या होता है, माइटोसिस के माध्यम से होता है, माइटोसिस के माध्यम से होता है। अपन ने पीछे जब अपन सेंट्रोसोम पढ़ रहे थे ना, तो सेंट्रोसोम पढ़ रहे थे, तो इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। जो कोशिका को विभाजन करता है वो किस विधि के द्वारा करता है, तो उनकी माइटोसिस के द्वारा करता है। किस विधि के द्वारा करता है, तो माइटोसिस विधि के द्वारा करता है। एक इसके द्वारा करता है, तो इनके द्विआधारी विखंडन के माध्यम से करता है। आगे बात करते हैं प्रोकैरियोट कोशिका और यूकेरियोट कोशिका। अब बात करते हैं कशाभिका। कशाभिका अपन ने देखा फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, तो इनकी जो एक पूंछ की समान इनकी संरचना पाई जाती है उसे अपन फ्लैजिला कहते हैं, जो अपन ने पीछे देखा था सबसे पहले। तो इनकी इसमें फ्लैजिला कशाभिका आकार में छोटा होता है, इसमें इनकी कशाभिका आकार में बड़ा होता है। तो इनकी इनमें किसी कोशिका में किसी जीव के कोशिका में एक कशाभिका पाया जाता है, लेकिन इनके जो कशाभिका होता है प्रोकैरियोट में हर कोशिका में पाया जाता है, लेकिन ये आकार में छोटा होता है।
अब बात करते हैं प्रजनन। इनमें प्रजनन कैसे होता है? अलैंगिक बोले तो असेक्सुअल इनमें होता है, लैंगिक भी हो सकता है, अलैंगिक भी हो सकता है। तो इनकी जो रिप्रोडक्शन होता है ना, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें असेक्सुअल प्रकार का होता है। हमेशा कैसा होता है? असेक्सुअल प्रकार का होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना, तो यूकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो इनके बोथ दोनों हो सकता है, बोथ इनकी असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो इनमें दोनों प्रकार का इनकी कोशिका प्रजनन हो सकता है। इनकी जो लैंगिक का मतलब क्या होता है, अलैंगिक का मतलब कैसा होता है? तो इनकी इनकी जो ऐसा प्रजनन जिसमें माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा प्रजनन जिसमें माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, उसे अपन इनकी अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। जबकि जो इनकी जो लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन यानी कि ऐसा प्रजनन होता है जिसमें माता पिता की आवश्यकता होती है, तो उसे अपन लैंगिक प्रजनन कहते हैं। आगे बात करते हैं उदाहरण। इनमें से एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो बैक्टीरिया होता है, आर्किया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, नील हरित शैवाल। ये अपन ने पहले पीछे इनकी सबसे पहले देखा था। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं पौधे होते हैं, पशु कोशिका होती है, फंगस होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो ये सभी किसके उदाहरण है? तो यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। तो अपन ने ये सभी देख लिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसके एग्जाम्पल इनके पूछे जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल कौन कौन से? बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, आर्किया और ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जिसे अपन नील हरित शैवाल कहते हैं। आगे बात करते हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? इनकी इनमें प्लांट भी होते हैं, इनमें एनिमल भी होते हैं, इनमें फंगस बोले तो कवक भी होता है, इसमें प्रोटोजोआ भी होते हैं। ये सभी की कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती हैं। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में बने रहने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। थैंक यू।